सुबह बखैर नाजरीन, आज इतवार है, 24 जुलाई सन 2022 है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बिल्कुल जनाब हॉलीडे है, तो आप घर पर होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तैयारियों में लगे होंगे कि आज का पूरा दिन हॉलीडे वाला कैसे गुजरेगा, छुट्टी वाला दिन कैसे बिताना है, कहाँ पर जाना है, क्या कुछ करना है, आपका प्री प्लान सब कुछ होगा। लेकिन उस प्लान के बीच आप हमारा प्लान जो ऑलरेडी बना चुके होते हैं कि 8:35 से 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन के साथ आप जुड़ते हैं, जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप अपना फीडबैक हमें देते हैं, वो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हर दिन आपके सामने सुबह आएँ और हर नई सुबह के साथ नई एनर्जी के साथ इस प्रोग्राम को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज भी वादा आपके सामने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूपर भी इस प्रोग्राम को आप देखेंगे। साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे ताकि आप हर पल खबरों के साथ बने रहें और हर पल गुलिस्तान के साथ जुड़े रहें। अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर आपको बताते हैं कि आज माजी के अंदर क्या कुछ हुआ और उसके फौरन बाद जब वापस आएंगे सेगमेंट से, पहले सेगमेंट से, तो खबरों पर हम आएंगे बैक टू बैक। आपको जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे रखेंगे आपके सामने मेरे साथी आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आज इतवार के दिन भी खबरें, तज्जिए और तबसरे इस प्रोग्राम में आगे ज़रूर आप तक पहुंचेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है, हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, इतिहास में आज का दिन क्या बताता है। 2004 में आज से ठीक 18 बरस कबल इटली ने हिंदुस्तानी सयाहों के लिए 7 वीज़ा कॉल सेंटर्स शुरू किए। आज से ठीक 18 बरस कबल 24 जुलाई को यह फैसला लिया गया। 1793 में आज ही के दिन फ्रांस ने कॉपीराइट का कानून नाफिज किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी की गई, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है। 1823 में चिली में गुलामी का कानून जो गुज़श्ता तकरीबन 107 सालों से चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। 24 जुलाई 1823 को ये बड़ी तब्दीली हुई चिली में और गुलामी का कानून जो था, गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी यहाँ की अवाम को मिली। 1969 में अपोलो 11 खलाई जहाज ज़मीन पर वापस आया और चांद मिशन को कंप्लीट करने के बाद ये पहला बड़ा मौका था जब साइंसदानों ने नुमाया कामयाबी हासिल की और इस तरह के मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया हो। 1954 में पाकिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके अलावा 1870 में आज ही यानी 24 जुलाई को अमेरिका में पहली रेल सर्विस का आगाज किया गया है। जो ट्रेन सर्विसेज आप देखते हैं इसकी शुरुआत अमेरिका से 1870 में हुई थी। 150 बरस कबल तारीख 24 जुलाई थी जब पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कैलिफोर्निया के अंदर रवाना किया गया। साल 1982 में जापान के नागासाकी में एक पुल गिरने से 299 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। इनमें कुछ वर्कर्स थे और ज्यादातर वो लोग थे जो सयाह थे। पुल बनकर तैयार था लेकिन मुसलसल बारिशों के बीच, खराब मौसम के बीच ये पुल अचानक गिरा, इसकी बुनियाद कमजोर पड़ी और जापान में अब तक के सबसे बड़े हादसात या तो जलजले हुए हैं या फिर ये पुल का गिरना सबसे बड़े सानहों में से एक सानहा माना जाता है, जिसमें 300 अफराद के करीब अपनी जान एक साथ गंवा बैठे थे, जबकि 1000 के करीब लोग शदीद तौर जख्मी हुए थे 1982 के इस हादसे में। खबर की और सबसे पहले जरा शुरुआत करते हैं साउथ कश्मीर से, क्योंकि आपको याद होगा कि रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट के बाद यह साफ किया गया था कि साउथ कश्मीर कुलगाम के रामपुरा गांव के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और एनकाउंटर में वो इलाका तब्दील हुआ था, वो सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ था। लेकिन सुबह की किरण के साथ ही खबर एक बार फिर सामने आई है और इस वक्त जो जरा से हमारे पास खबर सामने आ रही है कि रात देर गए जो मिलिटेंटों के साथ मुख्तसर सी झड़प हुई थी जिसमें गोली चली थी रामपुरा कोयमो इलाके साउथ कश्मीर के अंदर, वो रात भर वहां सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन लगाया गया था। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि एक राष्ट्रीय राइफल
सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया था रामपोरा कुलगाम के अंदर, मिलिटेंट वहां से निकलने में कहीं कामयाब हुए हैं, इस तरीके की इतलात आ रही है। ताहम अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनिशियली यानी पहले इब्तिदाई तौर पर जब कॉर्डन किया गया, सर्च शुरू की गई, तो वहां पर कुछ राउंड्स फायर हुए, आमने सामने दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक कोई भी कांटेक्ट आपस में नहीं हुआ, जिसके बाद मजीद कुंभक को वहां रवाना कर दिया गया और गहरा कॉर्डन कर दिया गया और रात देर गए तक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह भी इस सर्च को दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई फिजिकल कांटेक्ट मिलिटेंटों के साथ नहीं हुआ है। और यही वजह की जो लगातार खबरसां इदारे खबर चला रहे हैं और जो जराया हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद मिलिटेंट जो है वो रात का अंधेरा का फायदा उठाने में कामयाब हुए हैं और अंधेरे में वो कहीं निकल चुके हैं। और इस तरीके से इस वक्त जो रात पुलिस की तरफ से ट्वीट करते हुए रामपुरा कोयमू कुलगाम के अंदर यह कहा गया था कि एनकाउंटर हुआ है, शायद वो एनकाउंटर अब खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि अब सिर्फ वहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और किसी तरीके से पिछले 3-4 घंटों के दौरान कोई भी फिजिकल कांटेक्ट मिलिटेंटों के साथ नहीं हुआ था। जिस मकाम पर पहला फायर हुआ था, पुलिस और आर्मी जराया लगातार इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि उसके आसपास के इलाके को छान मारा गया है, वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी इस इलाके के अंदर सर्च जो है वो लगातार जारी और मजीद इजाफी नफरी जो है वो आसपास के इलाकों के अंदर भी लगा दिए गए हैं। पुलिस का मानना है कि इजाफी नाके जो है वो कई मकामात पर लगा दिए गए हैं ताकि उन मिलिटेंट को पकड़ा जाए जो कल इस नाके के अंदर फंसे थे, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से और इनिशियल फायरिंग के नतीजे में शायद वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। अभी तक की इतला कोयमो रामपुरा कुलगाम के हवाले से यही है। पुलिस का जो पहला ट्वीट आया था और उसके बाद मजीद वजाहत की इस पर इंतजार भी किया जा रहा है, क्योंकि रात का वक्त था, बारिश भी हो रही थी, खराब मौसम के बीच ये ऑपरेशन शुरू मुश्तरका तौर पर फोर्सेस ने किया था, लेकिन कोई खास कामयाबी इसमें नहीं मिली है और इलाके से मिलिटेंट शायद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। आगे बढ़ते हैं, बात एक और अहम खबर की। आज का दिन काफ़ी अहम है बिलखुसूस जम्मू सूबे के लिए, क्योंकि वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर आज जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो तकरीबन 1 घंटे बाद जम्मू के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और ये दौरा 2 तरह के से काफ़ी अहम है। आज एक ख़ास तकरीब होने जा रही है। 2000 जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, जो शहीद हुए हैं, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, 1947 से जुलाई 2022 तक उन सभी लोगों को आज एक तरफ जहां शहीदों को याद किया जाएगा तो उनके अहले खाना को आज एजाज से भी नवाजा जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से जम्मू में, जहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की जानिब से पिछले महीने ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी इस प्रोग्राम के लिए, और गुलशन ग्राउंड जम्मू के अंदर ये सबसे बड़ा प्रोग्राम आज का होने जा रहा है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा को जिन्हें मदऊ किया गया था उनने इस दावत को कबूल किया है। आज थोड़ी देर बाद वो जम्मू पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद दोपहर जम्मू कश्मीर की सियासत के एतबार से भी काफी अहम मीटिंग्स वज़ीर दिफा की सदारत में जम्मू के अंदर होने वाली। अच्छा जी, 2 बड़ी अहम बातें हो रही हैं जी। एक ये कि राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा है वो आ रही हैं और उसके साथ साथ स्मृति ईरानी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और दोनों लीडर जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। और इस सिलसिले में जो इतलात सामने आ रही हैं कि राजनाथ सिंह साहब जहां आज एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे जो RSS की तरफ से मुनक्किद किया गया, वहां पर RSS के जनरल सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। गुलशन ग्राउंड जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के पास जो ग्राउंड है वहां पर ये तकरीब का एहतमाम जो है वो किया गया है और ये 75वीं यौम आज़ादी जो करगिल विजय दिवस के तौर पर भी 26 जुलाई को मनाया जा रहा है, उसकी एक हिस्से के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। पहली बार स्मृति ईरानी जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगी तिरंगा रैली। तकरीबन 300 बाइक बरदार जो होंगे, बाइक पर सवार लोग होंगे, वो लाल चौक घंटाघर श्रीनगर से 25 तारीख को कल जनाब चलेंगे और 26 तारीख को वो करगिल वॉर मेमोरियल विजय पर पहुंचेंगे, जहां पर विजय दिवस के मौके पर वो रहेंगे। यानी आज राजनाथ सिंह साहब जम्मू के अंदर सुर्खियों के अंदर रहेंगे, कल स्मृति ईरानी साहिबा श्रीनगर के अंदर रहेंगी, जहां पर घंटाघर से बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिसका एहतमाम हुआ है बाइक रैली का, वो रवाना की जाएगी। और माना जा रहा है कि तकरीबन 300 के करीब बाइकर जो हैं, प्रोफेशनल बाइकर जो हैं, वो इस तिरंगा रैली का हिस्सा बनेंगी, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर
फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ये 2 तकरीबें। लेकिन इसके हाशिए में राजनाथ सिंह, आपको याद होगा जब गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो एक बड़ा ऐलान इशारों में उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और शायद इस साल के अंत तक, इस साल के आखिर तक इलेक्शन का बिगुल जम्मू कश्मीर के अंदर बच जाए। वहीं पर माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ भी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में खिताब करेंगे और असेंबली इंतखाबात से कबल हिकमत अमली पर तबादले ख्याल होगा। हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, उस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं, जहां पर वो एक तकरीब से खिताब करेंगे, जिसके बाद पार्टी हेडक्वार्टर यानी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ भी मशावरत होगी, मीटिंग होगी और हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि चुनाव के अंदर आने से पहले क्या कुछ तैयारियां करनी और चुनाव आते आते किन परेशानियों और मुश्किलों से बाहर ऊपर उठकर चुनावी दंगल का हिस्सा बनना होगा बीजेपी को। सीधे चलेंगे जम्मू। रितिका राजपूत इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले फंक्शन और उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पर मीटिंग। तो जब वीआईपी की मोमेंट होती है तो सबसे पहले जरा सिक्योरिटी सिनेरियो से जरा बाखबर कीजिएगा कि किस तरीके का सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू के अंदर है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जम्मू के लखनपुर जो कि प्रवेश द्वार है, वहां से लेके गुलशन ग्राउंड जहां पे कि आज का समारोह होने वाला है, जहां पे आजादी का 75वां अमृत महोत्सव और साथ ही साथ कारगिल दिवस भी बनाया जाने वाला है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ साथ यहाँ पे शहीदों के तमाम परिवार भी सम्मिलित होने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरा इंश्योर किया जा रहा है। तो अभी क्या प्लान के मुताबिक प्रोग्राम कब तक शुरू होने वाला है और डिफेंस मिनिस्टर क्या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में? शेड्यूल क्या कुछ है उनका? जी बिल्कुल, आपको समय बता दें तो जो निर्धारित समय है वो 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है और 11 बजे तक तो राजनाथ सिंह का आगमन वहां पे हो जाएगा और उसके साथ ही कार्यक्रम का जो रंगारंग आयोजन है वो भी वहां पे कर दिया जाएगा। एक चीज और भी बताएं, जम्मू के अंदर क्योंकि ये मेन गुलशन ग्राउंड जो है वो पुलिस लाइन भी एक तरफ आती है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, कॉलेज साथ में है, जहां एनआईटी कॉलेज की ब्रांच भी है और इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यानी बिजी एरिया में से एक है। तो क्या ट्रैफिक को किसी तरीके से डाइवर्ट किया गया है विद इन सिटी? ट्रैफिक रूट में प्लान में कोई चेंजेस नजर आई हैं कल से आज भी सिक्योरिटी सिनारियो के चलते हुए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये BR अम्बेडकर रोड जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस भी उस तरफ पड़ता है और तमाम बागे बहु जाने वाले रास्ते और रेलवे स्टेशन जाने वाले तमाम रास्ते वहीं से होके निकलते हैं। पर आज जैसे कि संडे का दिन है तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं होने वाली है। जॉब पे जाने वाले लोगों की भी आज कमी जो है वो देखी जाएगी और बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए अलग से रोड जो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो। बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ फराहम करने के लिए। जम्मू से कुल मिलाकर वज़ीर दिफा तकरीबन जो रितिका बता रही थी 10:30 के आसपास प्रोग्राम के मुताबिक वो जम्मू पहुंचेंगे। लेकिन इशफाक खबर यह है कि 15 अगस्त के बाद मजीद पार्टी के सीनियर रहनुमा जम्मू जा रहे हैं और आज पार्टी के तकरीबन 25 टॉप लीडर्स के साथ जहां मुलाकात करेंगे, हिकमत अमली तय पाएगी। इन 25 लीडरान में जहां पर नितिन गडकरी का नाम जो सामने आ रहा है, अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ रहा है और ये दौरों का सिलसिला जो है वो यौम आज़ादी के बाद शुरू होगा। लेकिन जहां तक आज की मीटिंग का सवाल है तो पार्टी के टॉप लीडर्स आज वादी से भी और जम्मू से भी जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे वो उन्हें ब्रीफ करने वाले हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। और त्रिकुटा नगर जम्मू का जो पार्टी दफ्तर है, पार्टी जराये के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये मीटिंग होने वाली है। और तकरीबन आज की तकरीब को इसलिए भी अहमियत से माना जा रहा है क्योंकि इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ माना जा रहा है। फिर RSS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2000 के करीब उन शुहदाओं के अहल खाना को इज़्ज़त अफजाई की जाएगी जिन्होंने सन 47 से आज तक मुल्क के मुख्तलिफ महाजों पर आकर अपनी जानें निछावर की हैं। और वहाँ पर जो बात कही जाएगी वज़ीर दिफा की तरफ से वो आप बेस लाइन मानेंगे जी आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी वो गुफ्तगू कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान और भारत चीन की जो सूरत हाल है उस पर भी एक गुफ्तगू होगी। और साथ साथ जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पर जाकर लीडर से मीटिंग करेंगे उसके बाद जो ब्रीफ होगा, चाहे वो पार्टी की तरफ से दिया जाए या राजनाथ सिंह साहब की तरफ से दिया जाए, तो वो एक थिन लाइन क्लियर कर देगा आपकी कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स अब जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की होनी है। और कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती ईरानी 11 बजे क्लॉक टावर घंटाघर लाल चौक से
लद्दाख के लिए 300 बाइकर्स को रवाना करेंगी और वहां पर भी सीधी सी बात है, मीडिया का जमाव रहेगा, बात वो करेंगी वहां पर, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके गर्माहट पैदा करेंगी अब सियासत के अंदर। अब आते हैं जी आगे, राजनाथ सिंह साहब के बाद जरा बात करते हैं उस बड़े प्रोग्राम को जिसको लेकर वजीर-ए-आज़म साहब ने भी ट्वीट किया, हर घर तिरंगा। और फिर आपको याद होगा कि लगातार मीटिंग्स का सिलसिला वजारत दाखिला के अंदर अमित शाह साहब की सरबराही में हुआ, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की सरबराही में हुआ, सभी रियासतों के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा गया कि इसको आसान तरीके से 3 दिन तक बनाना है, 13, 14 और 15 तारीख को। लेकिन कल जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर तिरंगा के हवाले से सूबा कश्मीर के अंदर की बड़ी खबर आ रही है कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कल एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि हर घर तिरंगा जो है ये कैंपेन है जी, वॉलंटरी कैंपेन है, इसमें कोई ऑफिशियल कंपल्शन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं कि हर घर को लगाना है, ये एक वॉलंटरी कैंपेन है। और इस वॉलंटरी कैंपेन में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए तिरंगों का मुहैया रखना, उनके लिए तिरंगा देना वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है तिरंगे को लेकर, उसको वायलेट किसी भी कीमत पर किसी को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल सूबाई कमिश्नर पीके पोले साहब का बड़ा बयान आया है कि 13 से लेकर 15 तारीख तक जो मुल्क भर के अंदर हर घर तिरंगे की मुहिम छेड़ी गई है, ये वॉलंटरी तकरीब है, ये सरकारी तौर पर कोई ऑर्डर नहीं है कि हर घर पे लगाना होगा, लेकिन हर सरकारी इदारे पे, नीम सरकारी इदारे पर, ब्रॉडकास्टिंग इदारों पर इस तरीके की तकरीब होनी है, वो सरकार के गाइडलाइंस के अंदर है। लेकिन हर घर का मामला यह है कि वो वॉलंटरी बेसिस पर है। और इस तरीके से जो पिछले कई दिनों से कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, कभी दीगर जमातों की तरफ से तंजिया तौर पर या मीडिया के सामने ये बातें रखी गई थी कि इस तरीके से हालात को किस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है और ये मुसल्लत किया जा रहा है जी हर घर को लेकर, उस पर कर पीके पोले साहब का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ पोले साहब ने कहा है, जरा छोटी सी साउंड बाइट को आप सुन लीजिएगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं जो सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। बेसिकली ये एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। हर कोई शहरी जो अपना घर पर, अपने शॉप पर बकायदा फ्लैग कोड फॉलो करते हुए फ्लैग होस्ट करना चाहता है, 13 तारीख से 15 तारीख, ये 3 दिन के बीच में वो वेलकम है। उसको हम जो है बहुत ही रीज़नेबल इस पर जो है वो उपलब्ध कराएंगे कॉस्ट पर। उसमें किसी भी तरीके से कंपल्शंस नहीं है, वो टोटली वॉलंटरी बेसिस पर है, अपील के बेसिस पर है, अवेयरनेस के बेसिस पर है। सिर्फ ये है कि फ्लैग लेने के बाद फ्लैग कोड का फॉलो हो, उसलिए जो है हम उसको कहेंगे कि भाई कैसे उसको फहराना है, कब अप करना है, कब डाउन करना है, तो वो जो है उसको बताएंगे ताकि जो फ्लैग कोड है उसका कंप्लायंस हो सके। कहाँ तक बेसिकली चलिए, सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने उन तमाम सवालात के, उन शक शुबहात के ऊपर आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दी जो सियासी जमातों की तरफ से, कुछ तंजीमों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या ये ज़बरदस्ती है, सरकार इसे मैंडेटरी मानती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अपनी मर्जी से भी, हालांकि सम्मान होना चाहिए, अपमान तिरंगे का ना हो, कहीं पर भी आप इस तरीके से इकदाम ना उठाए कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी पर ये थोपने की कोशिश, ज़बरदस्ती इस पर किसी तरह की नहीं है पीके पोले के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो घपला था, जो केस चल रहा था, जिस पर ईडी ने एक नहीं 2 मरतबा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया। इस सिलसिले में 27 अगस्त को मजीद पेशरफ्त होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इस मामले पर श्रीनगर में समाअत हुई है और जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 2 बार मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में तलब कर चुकी है। अब 27 तारीख को कल जो दलाइल पेश किए गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील की जानिब से श्रीनगर के अंदर अदालत में, उसमें उसको बुनियाद बनाते हुए
उन पर कहीं ना कहीं जो है संतुष्टि जाहिर करते हुए, उन पर इत्तेफाक रखते हुए अब जज साहब की तरफ से जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगली पेशी के लिए तारीख तय कर दी गई है और 27 तारीख को उन्हें अदालत के सामने एक बार फिर इस केस के सिलसिले में हाजिर होकर जवाब देना होगा। साथ ही साथ एहसान मिर्जा और उनकी अहलिया, चूंकि वो भी इस केस में, उनका नाम भी काफी सुर्खियों में था, तो उनकी तरफ से भी कल उनके वकील पेश हुए, उनने भी अपनी दलाइल रखी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, पहले ईडी और अब जब श्रीनगर के अंदर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर, जो अदालत में श्रीनगर के अंदर जहां समाअत गुज़श्ता रोज हुई है, दलाइल ईडी ने पेश किए हैं और बाकायदा एक पूरा बक्सा लेकर, पूरा एक जो बंद संदूक के अंदर जो दलाइल थे, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, वो रखा गया कल बेंच के सामने, जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा उनकी पेशी तलब कर ली गई है 27 तारीख को अगले महीने। यानी श्रीनगर की अदालत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लोग पेश होंगे। अब मामला क्या है जी, आसिफ ने आपको तो समझा ही दिया, लेकिन याद रखिएगा कि श्रीनगर की अदालत में क्रिकेट स्कैंडल के मामले में समाअत हुई और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला और दीगर मुलजिमीन के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। फंड्स गबन करने के लिए 6 नए बैंक अकाउंट खोले गए, ईडी का यह खुलासा हुआ है। इसी को देखने के बाद जज मौसूफ ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें तलब किया है और उनके साथ साथ वो सारे लोग तलब किए हैं जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या तो गवाह के तौर पर रखा है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस केस के अंदर मुलजिम के कचहरी में खड़ा कर दिया है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी बात बता रहे हैं कि जनाब ये तो पॉलिटिकल वेंडाटा है जी, ये हमें सियासी इंतकाम गिरी है, जो सही लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्वीट करके कहती है कि जनाब आने वाले चुनाव है, बड़ी चीज़ें होनी है। तो थोड़ा सा माजी में हमने जाना पड़ेगा आपकी याददाश्त की ताज़ा रखने के लिए, क्योंकि आप हर बात को बगौर देखते हैं। तो याद रखिएगा, फारूक साहब क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे 2004 से 2009 के दरमियान। ये पूरा मामला चला 2021 से 2001 से 2012 के दरमियान मामला चला। 2000 के आसपास ये सूरा मामला जो है वो खुलकर भी सामने आया था और आहिस्ता आहिस्ता करके 21 करोड़ रुपए की कहानी जो है वो सामने आई। एहसान मिर्जा साहब और दीगर लोगों पर तरह तरह के इल्जामात लगे, FIR हुई, कार्रवाइयाँ चली, हाई कोर्ट ने CBI को दिया, CBI ने मनी लॉन्ड्रिंग केस करते ईडी तक पहुंचा मामला और ये सारी कहानियां चलती रही। अब कहां तक ये मामला सही है और कहां तक गलत है, तो दो चीजें बड़ी क्लियर है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती जब बरसर इख्तिदार आई तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट एसोसिएशन की कमान उस वक्त के काबीनी वजीर इमरान रजा अंसारी के हाथ में दे दी और फारूक अब्दुल्ला को बाहर किया। जब वो वहां पर चले गए तो उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ तो जनाब बड़ा मामला है, यहाँ तो गबन हुआ है जी, यहाँ तो इंक्वायरी की बातें हुई और लगातार आपको याद होगा कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर संगीन तर इल्जामात लगाए गए। अब वो वाली बात सही थी या आज वाली बात सही है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खुद इसकी वजाहत करेगी। लेकिन असल कहानी यह है कि BCCI की तरफ से पैसा आया था, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किसी भी इंटरव्यू में आज तक बता पाए और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई वजाहती बयान इस पूरे मामले पर आया। एहसान मिर्जा साहब की भी खामोशी पर कई बार आई है और कई बार जब उनसे ज़राए ब्लाग से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मामला जी कोर्ट में, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैंने जो बात कहनी थी ईडी और दीगर एजेंसीज को कह दी है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात की एंडोर्समेंट है कि जो उस वक्त की हुकूमत ने बातें उठाई थी, सवाल उठाए थे, वो सही है। फिर जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं, उनसे जब आप गुफ्तगू करते हैं, जनाब माजी में और आज के BCCI में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बहुत तब्दीलियाँ हैं, बड़ी चीज़ें ग्राउंड पर है। शायद जो उस वक्त होना चाहिए था वो तब नहीं हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये मैं नहीं, प्लेयर कह रहे हैं जो GA के CA के साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि अदालत का एक और फैसला भी आया और उसके बाद आलमी इदारे सेहत का एक बड़ा बयान आया है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और फिर हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तहरीर की है और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी है। कौन सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।